हेलो। आ गए? बैठ जाइए सर, प्लीज। वेरी गुड। चले आगे। क्या बीज विज्ञान पढ़ रहे थे? भंडारण पढ़ा बीजों का? हाँ, सच बताओ। दीवारों से कितनी दूर करना चाहिए? कितना दूर? 10 सेंटीमीटर। और भूमि से कितनी ऊंचाई पे? 50 से। और सेल्फोस की कितनी गोलियां डालना? कितने अनाज पे? 1 टन अनाज। और मिथाइल ब्रोमाइड? 3 से 5 ml प्रति क्विंटल या 30 से 50 ml प्रति टन। वेरी गुड। चलो, मतलब याद तो करते हो तुम घर जाके। हैं? भंडारण का प्रमुख कीट कौन है? खपरा बीटल। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? सेल्फोस से मर जाएगा। चलो, वेरी गुड। चले आगे। अब हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो बीजों से संबंधित जो भी कानून वगैरह बनाए गए, जितनी संस्थाएं बनाई गई, उनके बारे में। 2-3 संस्थाएं तो शुरू में आपने लिख ली। देखो, कोई आपसे पूछे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? कब हुई बेटा? राष्ट्रीय बीज निगम, इसको हम क्या कहते हैं? एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, 1963। है ना? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर एनएसए कब बना? नेशनल सीड एक्ट, राष्ट्रीय बीज अधिनियम। इसको सीधे सीधे सीड एक्ट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? है ना? पूरा नाम क्या है? एनएसए, नेशनल सीड एक्ट 1966। फिर बीज नियम, इनको क्या कहते हैं अपन? सीड रूल्स। और सीड रूल्स कब बने? 1968 में। पर ये लागू कब हुए? 1969 में लागू हुए। फिर मार्च 1978, राजस्थान में, है ना? राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। इसका मुख्यालय कहां बेटा? है जयपुर में। फिर राष्ट्रीय बीज नीति, ये बनी 2002 में। इसको सीड पॉलिसी भी कहते हैं ना? और इसका बिल कब आया? 2004 में, 2 साल बाद। लिख लो। अब हम पढ़ेंगे बीज संतति, केंद्रक बीज, नाभिक बीज। लिख लिया बेटा? ऑनलाइन डाउट कितने बच्चे पूछते हैं यार? एक दिन में 150 डाउट थोड़ी ना आते। हम्म। बिल बिल।
सीड बिल। देख लिया बेटा? चल कहाँ पे? 1978, मार्च 1978। ये 3 दिख रहा है क्या? 3 किससे दिख रहा है भाई? ये 8 है ना? चलो फिर से लिख देता हूं मैं ये। चले आगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बीज संतति, है ना? बीज का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संकर बीज, कभी नाम सुना तुमने? संकर बीज को हम कहते हैं अंग्रेजी में हाइब्रिड सीड, है ना? यदि हम देखें कि मार्केट में 2 बहुत अच्छी वैरायटी है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और दोनों में बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, है ना? इन दोनों का जब हम जबरदस्ती पर परागण कर देते हैं तो जो नया पौधा तैयार होगा उसके अंदर जो बीज बनेगा वो क्या कहलाएगा? संकर बीज। और इसकी खासियत क्या है कि ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी किसको कहते हैं? जैसे आज मैंने मान लो कि एक खेत में संकरण करवाया मक्का में, है ना? एक पौधे में नर भागों को हटा दिया, एक में मादा भागों को हटा दिया और दोनों का आपस में पर परागण करा दिया। अब उस पर परागण के बाद जो बीज का विकास होगा वो बीज क्या कहलाएगा? F1 पीढ़ी या संकर बीज। उस बीज की जब हम बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, अपने दोनों पेरेंट से अच्छा, मतलब ए से भी अच्छा और बी से भी अच्छा। इस शब्द को कहते हैं हाइब्रिड विगर या संकर ओज। क्या कहते हैं बेटा? संकर ओज। ओज का मतलब क्या होता है? सीड विगर। अच्छे दृश्य लक्षण क्या कहलाते हैं? ओज कहलाते हैं। ठीक है, उपज भी ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है, रोग प्रतिरोधकता भी ज्यादा है, पानी की कमी में भी जिंदा रह सकता है, लवणिक सारी मृदाओं में भी उग सकता है, मतलब सारे अच्छे अच्छे गुण इसमें आ जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब इसकी उपज ऐसा माना जाता है कि ए से भी और बी से भी ज्यादा रहेगी, है ना? कुछ कुछ संकर किस्मों की उपज जो है 2-3 गुना ज्यादा भी हो सकती है नॉर्मल किस्मों की तुलना में। पर इसकी समस्या क्या है कि ये पहली F1 पीढ़ी में तो संकर ओज दर्शाएगा, पर अगर इसको वापस उगा लिया जाए तो ये अंकुरित ठीक से नहीं होगा, है ना? इसका अंकुरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसको केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। नहीं आया समझ में? मान लो कि कोई कंपनी है, वो संकर बीज बनाती है, तो एक वैरायटी की एक लाइन लगाती है और दूसरी वैरायटी की दूसरी लाइन लगाती है ना? एक लाइन को ए लाइन कहा जाता है और दूसरी लाइन को आर लाइन कहा जाता है। जब ये आपस में पर परागण कर लेते हैं और जो बीज तैयार होता है वही बीज क्या कहलाता है? संकर बीज। और ये बीज सॉर्टिंग करके, इसको छान के, चुन के और बढ़िया अच्छी ग्रेडिंग करके छोटे छोटे थे पॉलीथीन के अंदर भर के और कंपनियों का नाम लिख के बेचा जाता है। इसका रेट भी बहुत ज्यादा आता है। संकर मक्का 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो बीज आता है ना? अब किसान इस बीज को ले गया, उसने इस बीज को अपने खेत में लगाया, बहुत अच्छी उपज उसको प्राप्त हुई।
उसके मन में ख्याल आया कि ये 500 रुपए किलो क्यों लाना, जब अपने पास ही तो बीज है। इसने 2 बोरी बीज बचा लिया, और जब इसने वापस इसको खेत में लगाया तो ठीक से अंकुरण, मतलब ये इसके जो गुण है ये स्थायी नहीं है। हर बार कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा, और कंपनी के पास भी कोई बोरी में नहीं है, वो बना के देगी। इसको हर बार बनाना पड़ता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इसके गुण टिके नहीं रहते। इसीलिए प्रश्न आता है कि किस बीज को प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है। संकर बीज को प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है। इसका मतलब जब भी अपन संकर बीज जो लेके आएंगे, हम कंपनी पर ही आश्रित रहेंगे। तो ये अच्छा बीज है क्या? नहीं है। अब दूसरा बीज होता है संकुल बीज। ये नाम सुना तुमने कभी? संकर मक्का, संकुल मक्का, इसको कहते हैं कंपोजिट सीड। ऐसी फसलें जिनके अंदर बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेटिंग एबिलिटी होती है, जैसे मक्का और बाजरा है ना, इनमें बहुत ज्यादा पर परागण होता है, ये बहुत अच्छे से कनेक्ट भी हो सकती है। अब मान लो मेरे पास मक्का की एक किस्म है जिसमें उपज ज्यादा पर उसमें कीड़े ज्यादा लगते हैं। दूसरी किस्म है जो पानी की कमी झेल सकती है, उसकी उपज भी अच्छी है, पर वो तेज धूप नहीं झेल सकती। तीसरी किस्म है जिसमें रोग प्रतिरोधकता है, तेज धूप भी झेल सकती है, पर वो ज्यादा उपज नहीं दे सकती। मतलब किसी न किसी में कोई ना कोई कमी भी है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे 15 से 20 किस्मों को एक ही खेत में लगाते हैं। कितनी किस्मों को बेटा? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर अपन 15-20 पर परागित किस्में एक साथ एक ही खेत में लगा देंगे तो क्या होगा? पर परागण होगा, पर किसका किस्में होगा? भगवान ही मालिक है ना। और चूंकि सारी किस्में अच्छे अच्छे गुणों वाली थी, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर किसको कहते हैं अपन? प्रभावी गुण जो है ना, प्रभावी जीन अपना लक्षण दिखाएंगे, और हमारे पास एक ऐसी जनसंख्या तैयार हो जाएगी जिसमें कुछ पौधे उच्च उत्पादक होंगे, कुछ पौधे रोग प्रतिरोधक होंगे, या उनके गुणों से युक्त होंगे। तो कोई भी एक सिंगल चीज पूरी फसल को नष्ट नहीं कर पाएगी। मान लो कोई कीड़ा लगा तो क्या वो सभी पौधों को निपटा देगा? नहीं निपटा पाए। मान लो कि बहुत तेज धूप पड़ी तो क्या सभी पौधों को नुकसान होगा? नहीं होगा। मान लो पानी की कमी हो गई तो सब मक्का मुरझा जाएगी? नहीं मुरझा, उसमें सब तरह के गुण आ जाएंगे। तो इस 15-20 किस्मों का जो संकर बनाते हैं, इसी का क्या नाम दे दिया जाता है? संकुल। पर ये गुण भी 3 साल में चले जाते हैं। तो संकुल किस्मों को कितने वर्ष में बदलते हैं? 3 वर्ष में बदलते हैं, ऐसा लिख देता हूं। तो ये दोनों चीजें स्थायी है कि अस्थायी? हाँ, फिर कुछ स्थायी ढूंढना पड़ेगा, उसको कहते हैं वेराइटल सीड। अब हिंदी में लिखूंगा तो किस्म का बीज लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में लिख देते हैं वेराइटल सीड। ऐसी किस्म जिसको कितनी भी पीढ़ियों में उगाते जाओ उगाते जाओ उगाते जाओ, उसके गुणों में कभी कोई गिरावट नहीं आएगी। बस आपको आनुवांशिक शुद्धता उसकी बनाए रखना है, किसी और से पर परागण नहीं होने देना। उसी किस्म का हो जाए तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसी किस्में जिनके कभी नहीं बदलना पड़ता, वो क्या कहलाती है? वेराइटल। जैसे 1963 में अपन मैक्सिको से किस्म लेके आए लर्मा रोजो, आज भी उगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गंगा की प्रथम संकर किस्म बनाई अपन ने, गंगा फर्स्ट। उसको उस साल उगाया, अगले साल उगा सकते हैं क्या? नहीं उगा सकते, संकर किस्म थी। मतलब आज भी गंगा फर्स्ट बनाना हो तो वही 2 वैरायटी लाना पड़ेगी जो वेराइटल सीड की है, फिर उनका क्रॉस कराएंगे तब जाके बनेगी। तो ये दोनों काम तो काफी मेहनत के हैं, पर इसमें आपको कुछ नहीं करना। गेहूं उगाओ लोकवन, उसमें से अच्छे गेहूं बचा लो, छान लो, फिर से बुआई कर दो, सेम टू सेम मामला है। तो ये सस्ते भी पड़ते हैं और इनके गुण भी स्थायी होते हैं। तो मैं लिख दूं इसमें, इनको कब बदलना है? कभी नहीं बदलना।
मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कितने भी साल तक चलते रहे, इनके गुणों में कोई गिरावट नहीं आती। चलो इतना लिखो, फिर अपन वेराइटल सीड के डेवलपमेंट का प्रोग्राम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं वैज्ञानिक। तुम्हारा नोट्स पढ़ते हो तुमको थोड़ा व्यवस्थित लगता है वो? हाँ, चलो बढ़िया है। हाँ, व्यवस्थित लगना जरूरी, नहीं तो नोट्स पढ़ो तो वो अव्यवस्थित हो जाता कभी कभी, कि कौन सी लाइन कहाँ ला के लिख दी, फिर दूसरी ला के लिख दी, फिर तीसरी ला के लिख दी। बीज विज्ञान पढ़ते पढ़ते सिंचाई लिखने लग गए। नौजवानों, चले आगे। चलो चले आगे। अब देखो, तुमने पढ़ा होगा ना कि मूल केंद्रक बीज होता है, जिसको नाभिक बीज भी कहते हैं, उससे जो बनता है वो प्रजनक बीज होता है। प्रजनक बीज से आधार बीज बनता है और आधार बीज से प्रमाणित बीज बनता है। तो एक या तो अपन चार्ट बना लें, तुम उतार लो, या तो कुछ ऐसा मैं सुनाऊं जिससे तुमको याद हो जाए। है पक्का? तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, याद ही करा दूं बिना मनोरंजन के, मनोरंजन के साथ? नहीं यार, तुम्हारे अंदर क्या दो चार जज साहब बैठे हुए हैं, तो जब मैं कुछ मनोरंजन करवाता हूँ वो ये सोचते हैं कि आदमी हमारा टाइम खराब कर रहा है। तो इसलिए मैंने मनोरंजन बंद ही कर दिया लगभग अब।
हालांकि ये कुछ भी नहीं करेंगे वहां जाके एग्जाम में भी, बहुत अच्छे से जानता हूं इन्हें। देखो, अपन जो पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं बीज संतति। लिखो हेडिंग, बीज संतति। अरे रुक जाए यार भाई, आजा। बीज संतति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीड प्रोजीनी। क्या कहते हैं बेटा? बीज संतति या सीड प्रोजीनी। चलो चले आगे बेटा। अब देखो, दुनिया में बीज जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, है ना? तो यहां हम लिखेंगे बीज का प्रकार। जैसे बीज कितने प्रकार का हो सकता है? तो मुख्य रूप से जो भारत में व्यवस्था है उसमें 4 प्रकार का बीज होता है। कितने प्रकार का होता है? पर 2 अलग से भी प्रकार बीज के पाए जाते हैं, है ना? कोई आपसे पूछे भारत में बीज संतति में कितने चरण है, तो उत्तर क्या बताना है? 4। पर 2 अलग प्रकार के बीज भी मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले जो बीज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? नाभिक बीज। जो आपकी 12th की किताब में क्या लिखा हुआ है? मूल केंद्र बीज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस सीड। वेरी गुड। अब इससे जो बीज बनाया जाता है दूसरे नंबर पे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनक बीज। क्या कहते हैं? प्रजनक बीज को हिंदी में प्रजनक बीज ही कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रीडर। पूरा लिखना पड़ेगा क्या? ये लो, प्रजनक बीज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ब्रीडर सीड। तीसरा होता है आधार बीज। कौन सा होता है बेटा? आधार बीज। और आधार बीज को हम कहते हैं फाउंडेशन सीड। और चौथा होता है आपका सर्टिफाइड सीड, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। अब देखो, इस चीज को तुमने जिंदगी में 4-5 बार पढ़ लिया अभी तक। सही है कि गलत है? कितनी बार पढ़ा होगा कम से कम? हाँ, 25 बार पढ़ लिया। पर वो समझ में ही नहीं आया कि होता क्या है वास्तव में, तो है ना? एक होता है अपना पंजीकृत बीज। कौन सा होता है बेटा? इसको दोनों को अलग ही लिखवा दूंगा मैं, है ना? पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड सीड, और एक होता है सत्यापित बीज। अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। तो घनश्याम के फूफा जी वो प्लांट ब्रीडर है, इसका मतलब वो वैज्ञानिक जो बीज बनाता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्लांट ब्रीडर। और वो कौन है? घनश्याम के फूफा जी है। वैज्ञानिक आदमी है, बढ़िया, 2-2.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह है और सरकारी नौकरी है। तो आदमी रम जाता है, फिर उसको रिश्तेदारों से ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। तो वो अपने ससुराल यानी घनश्याम के गांव 20 साल से नहीं गए। अब घनश्याम के भाई की शादी आई, घनश्याम पत्रिका देने गया, और कोई रिश्तेदार बहुत दिन से नहीं आए तो उसको खाली पत्रिका नहीं दी जाती, 2-4 ताने भी दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा इस बार अगर नहीं आए फूफा जी तो ये सोचना आप मर गए हमारे लिए। अब इससे बड़ा ताना तो ससुराल वाले दे ही नहीं सकते। उनको पुरानी याद आई कि कैसे गांव में जाते, गांव में जमाई की कितनी इज्जत रहती है, और वो सरकारी नौकरी में रहे तो और ज्यादा। अभी आजकल के जमाई में क्या है, जो ये क्या मोटरसाइकिल ले पीछे बैग बांध के पहुंच जाए, अब वो ससुराल वाले भी ये ले चल बढ़ ले आगे। ध्यान रखना, ज्यादा ससुराल में जाने से। पुराने जमाने की बात अलग थी, 15-15 दिन रुकते थे। अभी भी मान लो जाओ ना ससुराल, कम से कम 15-20 घर के चाय पीना पड़ती है। अगर नहीं पियो ना, वो आपस में लड़ ले आओ वो गांव वाले, बोले वाह यार तुम्हारे जमाई साहब है, चाय नहीं पियेंगे हमारे यहाँ, वाह यार। हाँ, घमंड आ गया इसको। मतलब इतनी कैपेसिटी रखना, अभी तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ इसलिए प्रैक्टिस कर लो। कई लोग देखे मैंने,
अरे मैंने चाय छोड़ दी। देखिए अंग्रेज हो गया है तो यार अभी। नहीं, तुम्हारे गांव में आते हैं क्या जमाई? जमाई आते हैं, नई गादी, नई चादर, नई टेबल, नहीं और मांग के लिए आते पड़ोसी से, नए कप। सबसे ज्यादा जो आदर सत्कार है आदमी को, वही फील होता है कि मैं जिंदा हूं। है? नहीं नहीं, एक साल नहीं, हमेशा जब जब जाओ, पर वो आपको डिग्निटी मेंटेन करके रखना पड़ेगी। हाँ, वहां ताश खेल रहे चौराहे पे बैठ के, खत्म मामला। कोई जमाई जमाई वो जो बात ही नहीं करे, और ऐसा कल्डा होक चले। जरा ढीले पड़े ही बोले, अरे यार यार नहीं। समझ रहे हो नहीं? ससुराल में जाके आते, वो फोन ऐसे यूं निकालता है, फिर यूं देखता है, हेलो। चलो, अब फूफा जी क्या पुरानी यादों में डूब गए, कैसे स्वागत होता था अपना। अच्छा, जमाई के अलग भी दोस्त रहते हैं गांव में, 5-15। मैंने भी देखा यार, यूं मतलब अपन तो हाथ धो रहे हैं, बाहर एक आदमी टॉवेल लेके यूं खड़ा है, जैसे ही दरवाजा खोलो। अब घनश्याम के फूफा जी ने तय कर लिया, ससुराल तो जाना ही जाना। अब वो, उन्होंने तय तारीख पे बस के ऊपर पेटी, संदूक बड़ी वाली लोहे की, उसमें रखा 2-3 जोड़ जूते कपड़े वगैरह वगैरह, चढ़वा दिया। इधर फोन कर दिया, घनश्याम में आ रहा हूँ, 5 बजे बस आई। घनश्याम आया, उसके 3-4 दोस्त आए रिसीव कर, और गांव के पुराने लोग भी आएंगे यार। हाँ, 20 साल से जो आदमी नहीं आया उसका स्वागत तो होएगा के। तो वो सब आए। अब फूफा जी उतरे, और सरकारी लोगों का पेट बड़ा हो ही जाता है। घनश्याम ने एक दोस्त को ऊपर चढ़ाया, पेटी उतारी, और वो पेटी रख दी एक के सिर पे। अब वजन ज्यादा रहता था, आदमी की चाल बदल जाती, पता है तुमको? वो ऐसे चलता है। स्पीड भी बढ़ जाती। वो दौड़ के गया, घनश्याम दौड़ा पीछे। अभी और आएगा, देखो और कितना मजा आएगा, सुनो तुम। तो अरे यार तुम देर मत करो, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। अब फूफा जी हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, उनके दोस्त पीछे पीछे आ गए। शाम को नाच गाने का प्रोग्राम हुआ, बढ़िया दाल बाटी बनी। अब फूफा जी से पूछा घनश्याम ने कि आप यहाँ पुराने स्थान पे ही सोओगे आंगन में, के ऊपर कमरे में? बोले नहीं, मैं आंगन में ही ठीक हूँ। तो एक खटिया बिछा दी, नई गादी, नई व्हाइट चादर बिछाते भाई, जमाई हो। फिर एक लोटे में पानी, उसके ऊपर एक कटोरी, उसके ऊपर दूसरा गिलास, पूरा सिस्टम जमा के। घनश्याम ने कहा, मैं सो रहा हूँ, कुछ होता आवाज लगा देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सुबह सुबह 5 बजे फूफा जी ने आवाज लगाई, हे घनश्याम। घनश्याम समझ गया सुपर इमरजेंसी, दाल बाटी बोल गई। अच्छा, गांव में वो एक सुविधा का थोड़ा सा अभाव रहता है ना, सुबह सुबह वाला। और जो अगर किसी ने बनवा भी रखी तो वो ताला लगा देता है, उसको लगता है एक ही ब्याह में भर जाएगी पूरी। तो फिर प्राकृतिक वातावरण में दान दक्षिणा का कार्यक्रम किया जाता है। अच्छा, अभी तो ये खत्म हो गया, मतलब अभी नई जनरेशन को पता ही नहीं। पुराने जमाने के बच्चों को पता है कि अगर किसी के घर शादी है या कोई मर गया मौसर है, तो वो कितना बड़ा टास्क है डब्बे इकट्ठे करना। उनकी ड्यूटी लगा देते, जहां जिसके भी घर दिखे बिना पूछे उठा लाना, और गर्दन काट के छेद करके। एक, जिसके घर डंडे में 5-7-10 डब्बे टंगे, समझ लो इसके यहाँ कार्यक्रम है। अच्छा, वहां एक वो बना रहता है, क्या कहते हैं उसको, पानी की टंकी। हाँ, मुंह धोने की भी वही है, डब्बा बनेगी। अब घनश्याम ने कहा कि यार फूफा जी सुपर इमरजेंसी में है, तो उन्होंने, और 4-5 बच्चे, शादियों में बच्चे एक लाइन से ही सोते रहते हैं, सब वो सब भूल जाते हैं माँ कौन है बाप कौन है। उनकी टीम अलग बन जाती, कहीं गादियों में कूदेंगे, तो वो सोए 4-5, उसने मग्गा भर पानी फेंक दिया। जो उठेगा जिसकी ड्यूटी। अब टिंकू उठ गया, उसको बोला कि चल जा, खूब फूफा जी को टहला के लाओ, घुमा के लाओ। अब वो गया, उसने, और
अब छोटे बच्चे उनको तेज चलना पड़ता मालूम, तो वो फुल स्पीड में भाई, और फूफा जी धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से। अब गांव में एक चौराया आता है मालूम, जहां भी चार पांच डोकरे ऐसे यूं ताप जला के बैठे, वो एक्चुअल में टाइम पास नहीं कर रहे होते, वो नेविगेटर होते, वो बताते हैं कि इधर नहीं जाना, रोड उलाल गया हुआ, उधर मत जाना, उधर मत, उनको पता रहता है, दिशा निर्देशक है वो। फूफा जी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने पूछा भाई किधर जाना, बोले आज पूरा आसमान साफ है। अरे वो अगर नहीं बैठे ना चार लोग, कितने एक्सीडेंट हो। देखो मैंने अभी तक एक भी गलत शब्द प्रयोग नहीं किया हिंदी भाषा में, पर तुम पहुंच पूरे रहे हो। अच्छा, उसमें से कुछ डोकरे जो रहते हैं ना, वो मजाकिया टाइप के होते हैं, वो कहते हैं कि अरे फूफा जी आपका ही राज है, जहां जाना उधर चले जाओ, है ना। अगर रेत का आनंद चाहिए तो नदी में उतर जाओ, अगर हल्की हल्की घास चाहिए तो वापिस चढ़ जाओ, ठंड का मौसम है हल्की गर्माहट चाहिए तो उधर पत्थर पर चढ़ जाओ, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो उधर ज्वार का खेत है, आपको अगर नमकीन मामला कुछ चाहिए तो चने का खेत, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, घास का मैदान। इतनी सुविधा मोदी जी के पास भी नहीं है, और गांव के कुछ बच्चे तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, स्टंट मैन होते हैं वो। तुम सोचो इतनी सुविधा देश के प्रधानमंत्री को मिले कि कोई आदमी उसके डब्बा लेके आगे आगे जा रहा है। फिर फूफा जी ने उसको कहा कि बेटा तू अब कब तक साथ देगा, तू तो जा, ये डब्बा मुझे दे, और हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए बहुत दूर निकल गए। उनको लगा आप काफी दूर आ चुके हैं, तो एक चने का खेत देखा, बोले यही ठीक है। मैं बता दूं, जितना ज्यादा बड़ी फसल होती उतने एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी अचानक आ जाए क्या पता, बाद में पता चलता है ओ फूफा जी थे, ओके। अब देखो, अब सुनो मेरी बात है ना, अब कहानी शुरू होती है। अब एक आम आदमी क्या करता है, एक डंडा ले लेता है और वहां भारत का नक्शा बनाता है, 2+2 = 4, या तो कोई मकोड़ा है उसके वो यूं घूम रहा है बेचारा, उसके चारों तरफ यूं खाई बना देंगे। अब बाहर निकल के बता, मतलब कितना मनोरंजनात्मक देश है। और तुम जिस हिसाब से हंस रहे हो, तुम्हारा अनुभव बहुत गहरा है। वैज्ञानिक आदमी, हर जगह वैज्ञानिक रहता है। फूफा जी तो पढ़े लिखे आदमी, वो देख रहे चने का पौधा छोटा है, ये बड़ा है, इसकी पत्तियां मुरझाई हुई है, इसमें लटें लगी हुई है, इसमें उकटा रोग हो रहा है। अचानक उनकी नजर पड़ती है एक बहुत बेहतरीन पौधे पे, जिसमें कोई कीट नहीं, कोई रोग नहीं, हाइट भी ज्यादा मस्त, बिल्कुल भीम की तरह। फूफा जी सोचते हैं यार इसकी नई किस्म बना देता हूं मैं। क्या बना देता हूं? अब फूफा जी पूरे विचार में, कई बार आदमी भूल जाता है कि मैं बेटा किस उद्देश्य से हूं। फूफा जी ने तय कर लिया, इसको उठा दे बेटा, उठा दे। वो यूं सोच रहे सर टाइम पास कर रहे थे, देर सो लेती हूँ। कब हंसी थी आखिरी बार जिंदगी में? चल, चले आगे। अब उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया कि इसकी वैरायटी बनाऊंगा। वापिस आए चौराहे पे, उन्होंने पूछा कि खेत किसका है, बोले शंभुनाथ का। फिर बच्चे पूछे फूफा जी खेत से कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं नहीं। बोले शंभुनाथ को बुलाओ। अब शंभुनाथ को बुलाया, शंभुनाथ आया, बोले चल, तो फिर नहीं चलूंगा। बोले चल दिखाता हूं, बोले नहीं देखना। अब अरे 2 सेकेंड ही हंसना है, ज्यादा नहीं हंसना है। उसको ले गए और दिखाया, बोले देख, बोले नहीं देखूंगा। बोले गधे चने का पौधा दिखा रहा हूं, बोले हाँ क्या करना, आप चने खा लेते फूफा जी, मेरे क्यों परेशान करो। बोले नहीं, ये पौधा मुझे देना, ये ले 2000 रुपए, 2000 का नोट दिया उसके हाथ।
बोले अभी तू, बोले अभी नहीं, इसकी सुरक्षा करना, ये पूरा पौधा मैं ले जाऊं जड़ सहित, फसल पके जब फोन लगा। अब बात खत्म। तुम क्या सोचो, पूरी शादी सुनाऊंगा मैं। अब 2 महीने बाद शंभुनाथ का फोन आया, फूफा जी आपका पौधा तैयार है। फूफा जी उस पौधे को वहां से उखाड़ के ले गए जड़ सहित। कहाँ ले गए? अपनी लेबोरेटरी में। उसका पूरा वजन तोला। उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेट या जैविक भार। क्या कहते हैं बेटा? फिर उसमें से दानों की संख्या लिखी, दानों का आकार नापा, कौन कौन से कीट नहीं लगे, कौन कौन से रोग नहीं लगे, उसके कौन कौन से गुण हैं, उसका परीक्षण, भार कितना है, एक दाने का भार कितना, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी, ऐसे करते करते 15-20 कैरेक्टर की एक लिस्ट बना ली। ठीक है। फिर वो जो बीज प्राप्त हुआ उसको अलग अलग गमलों में लगाया। तो किसी भी किस्म का प्रारंभिक मुट्ठी भर जो बीज होता है, जो सबसे पहले प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाभिक बीज या मूल केंद्रक बीज। तो ये जो वहां से लेके आए चयन करके फूफा जी, वो कौन सा बीज था? नाभिक बीज या मूल केंद्रक बीज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। फिर इसको गमलों में लगाया और अगली पीढ़ी में उन गुणों को क्रॉस चेक किया कि जो उन्होंने लिस्ट बनाई है क्या वही गुण है या उनमें कोई कमी आ गई। बदल भी सकता है मामला। अगर वो नहीं बदलता है तो फिर उसको छोटी छोटी क्यारियों में लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। जब उसका भार लगभग 1 बोरी के आसपास हो जाता है तो वो बीज प्रमाणीकरण संस्था को लेटर लिखते हैं कि मेरे पास चने की एक नई किस्म का बीज है जिसका नाम है शंभुनाथ 2। नाम भी तो रखना पड़ेगा ना। फिर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी पूछती है कि क्या आपके पास उस बीज का 50 किलो या 100 किलो मटेरियल है? बोले हाँ है। तो वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी उस पूरे बीज के आधा आधा किलो के पैकेट बनाती है और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिसर्च स्टेशन पे भेज देती है। साथ ही साथ वो गुणों की लिस्ट भी भेज देती है और कहती है कि अब इसको चेक करो। इसको कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? अनुकूलता परीक्षण। कौन सा परीक्षण? तो वो अलग अलग जगह पे उसका 3 साल तक अनुकूलता परीक्षण चलता है। मतलब वो जो अलग अलग जगह के वैज्ञानिक है वो उसको वापस उगाते हैं और देखते हैं कि ये गुण है नहीं है, नहीं है। पता चला उत्तर प्रदेश में राजस्थान से भी ज्यादा उसने उत्पादन दिया। पता चला केरल में वो अंकुरित ही नहीं हुआ। तो अपन कह देंगे कि ये जो किस्म है ये उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है, संस्तुत है, इसकी सिफारिश की जा सकती है। बिहार में अच्छा रिजल्ट, एमपी में अच्छा रिजल्ट, राजस्थान में अच्छा रिजल्ट, तमिलनाडु में खराब, आंध्र प्रदेश में खराब। तो अपन कह देंगे कि ये जो वैरायटी बनेगी शंभुनाथ 2 ये केवल उत्तर भारत के लिए अच्छी मानी जाएगी। फिर वो सारा बीज वहां से कलेक्ट करके वापिस मंगाते हैं, है ना। तो ये बीज कैसा हो जाता है अपना? प्रजनक बीज। जब नाभिक बीज से जो भी बीज बनेगा वो सब क्या कहलाएगा? ब्रीडर सीड। अलग अलग स्टेशन के प्लांट्स ब्रीडर मिलकर उसको मात्रा में बढ़ाते हैं। अब मान लो अपने पास कुल मिला के बीज आया 100 क्विंटल। कितना आया? अगर इस बीज को अपन बोरियों में भर भर के और किसानों को बेच दे, किसान उसको उगाएंगे, अगले साल मंडी में ले जाकर बेच देंगे, ये अपना बीज हो गया खत्म। अरे नई किस्म बनाई और कैसे निपट गई? तो इसकी मात्रा पहले बहुत बढ़ाना पड़ती है, फिर किसानों को देना है ना। तो इसको कहते हैं बीज गुणन। क्या कहते हैं? सीड मल्टीप्लीकेशन या बीज गुणन, यानी बीज की मात्रा को 10,000 टन, 20,000 टन, 1 लाख टन करेंगे तब जाके वो बच जाएगा फिर, है ना। तो इस मात्रा को बढ़ाने के लिए उस बीज को फिर से अलग अलग बीज उत्पादक संस्था या किसानों के जो समूह होते हैं, एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, पढ़े लिखे किसानों के ग्रुप होते हैं जो बीज लेते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते हैं और वापस उसी कंपनी या उसी व्यक्ति को दे देते हैं जिसकी वो वैरायटी है। तो अगली बार जब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? आधार बीज। अब ये यहाँ तो 100% शुद्ध है, यहाँ भी 99.9999% शुद्ध, मतलब दोनों ही 100% शुद्ध है। पर यहाँ आते आते ये 98 तक भी हो सकता है ना। कहीं ना कहीं एक आध पर परागण तो हो ही जाएगा। फिर इस आधार बीज को एक बार और मल्टीप्लाई किया जाता है और क्या बनाया जाता है? प्रमाणित बीज। और ये प्रमाणित बीज जो है वो मार्केट में बेच दिया जाता है। किसको? किसानों को, क्योंकि अब तुम उगाओ इसको और तुम्हारा जो मन पड़े करो, है ना। अब भारत में 4 चरण में कार्यक्रम होता है, विदेशों में एक 5वां चरण भी ऐड कर रखा है जिसको नाम दिया गया है पंजीकृत बीज। क्या नाम दिया गया बेटा? पंजीकृत बीज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्टर्ड सीड। क्या कहते हैं?
प्रश्न आता है भारत में बीज की कौन सी संतति नहीं पाई जाती, कौन सी नहीं पाई जाती? वहां 5 चरण का प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस पूरे कार्यक्रम को होने में लगभग लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं बेटा? 10-12 साल लगने की वजह से ये बहुत धीमी प्रक्रिया। मान लो आज मैंने कोई नया बीज ढूंढा तो 2037 में आएगा मार्केट में, तब तक तो पता नहीं मार्केट कहां से कहां चला जाएगा। इसलिए प्राइवेट कंपनी इतना इंतजार नहीं करती, वो नई वैरायटी ढूंढती, खुद ही मल्टीप्लाई करती है और बेच देती है अपनी ब्रांड वैल्यू पे, है ना। जैसे अपन कहते हैं आईफोन है तो अच्छा ही होगा, तो मोबाइल चलाए भी नहीं खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू, अपन उस पर इतना भरोसा करते हैं। इसको कहते हैं सत्यापित बीज। क्या कहते हैं बेटा? तो सत्यापित बीज जो है इसमें कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है ना। इसको ट्रूथफुल सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी खुद ही लिख देती है कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं जो गुण लिखे वही है, अपन खरीद लाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी देता है ना। पर ये प्रमाणीकरण द्वारा पास हुआ नहीं रहता। अब लिख लो, डायरेक्ट लिखने का ही बचा है। मूल केंद्रक बीज कितना शुद्ध है बेटा? 100%। और ब्रीडर सीड 100%। पर फिर भी सर्वाधिक पूछे क्या लगाना है ना, ये एक ही पौधे की संतान। आधार बीज कितना शुद्ध हो सकता है? ऊपर लिख तो दिया शुद्धता 98% तक, ठीक है। अच्छा, कभी कभी टैग का रंग पूछते हैं। क्या पूछते हैं सर? बाकी का शुद्धता प्रतिशत बाकी मेंशन नहीं किया गया है ना, लिखा नहीं रहता बुक में। टैग का रंग देखो, नाभिक बीज क्या बोरी भर के होता है? अब ये कई बार बच्चों के डाउट रहता है टैग क्या होता है। टैग वो कागज है जो उस बोरी के साथ सील देते हैं अपन, उस पर लिखा रहता है किस्म का नाम, बीज भरने की दिनांक, बीज का भार, नमी की मात्रा, है ना। और ये सारा सिस्टम जिस कागज पे लिखा रहता है उसका रंग भी अलग अलग रहता है। जैसे सुनहरे पीले रंग का कागज कैसा है बेटा? सुनहरा पीला। तो ये कौन सा बीज है? प्रजनक बीज। आधार बीज पे कैसा रहेगा? सफेद रंग का कागज रहेगा। पंजीकृत पे बैंगनी, और प्रमाणित बीज पे नीला, एजर ब्लू, और सत्यापित बीज पे हरा। अब और भी इसमें बहुत सारी चीजें रहती है। जैसे मान लो कि कोई पूछे आपसे कि नाभिक बीज को कौन तैयार करता है? पादप प्रजनक। और ये बीज कितना होता है? मुट्ठी भर। ये याद रखना, है बहुत अच्छा शब्द है, हैंडफुल ऑफ सीड। कौन सा बीज केवल एक मुट्ठी जितना ही होता है? नाभिक बीज, है ना। प्रजनक बीज, प्रजनक बीज को कौन तैयार करता है बेटा? पादप प्रजनक। और कौन से वाले? अलग अलग जगह के। आधार बीज, आधार बीज को कौन तैयार करता है? सीड मल्टीप्लिकेशन एजेंसी, बीज गुणन संस्थाएं या किसान। बहुत सारे किसान भी बीज उत्पादन में सहायता करते हैं। फिर प्रमाणित बीज, है ना। प्रश्न आता है किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है? ये याद रखना है आपने। भारत में कौन सा नहीं पाया जाता है? मुझे नहीं लगता अब तुमको इसको याद करना पड़ेगा, बस इतना ही है। किसानों को बेच दिया जाता है। और सत्यापित बीज इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी बनाती है। अब कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं तुमको, हो ये आखिरी कहानी रहती है एग्रोनॉमी में। इसके बाद फिर तुम्हारी खुद की कहानी बनेगी जिंदगी में।
चले आगे, लिख लिया। चले हैं, नहीं चले? चलो अब हम पढ़ेंगे बीज दर। क्या पढ़ेंगे? कौन कौन रह गया लिखने में? हाथ ऊंचा करो देखें। चले? चलो अब क्या पढ़ेंगे अपन बेटा? बीज दर, है ना। और मैं तुमको बता दूं कि बीज दर जो है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। बीज दर किसको कहते हैं बेटा? एक हेक्टेयर में बुआई के लिए आवश्यक बीजों का भार या मात्रा क्या कहलाती है? बीज दर कहलाती है। अब बीज दर ज्ञात करने के लिए अपने पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए। एक होता है टेस्ट वेट। क्या होता है बेटा? इसके अलावा एक होता है फिजिकल प्योरिटी यानी भौतिक शुद्धता। दूसरा होता है अंकुरण का प्रतिशत। और तीसरा होता है कतार से कतार और पौधों से पौधों की दूरी, है ना। तो टेस्ट वेट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? TW गुणा 100 गुणा 100, है ना। अगर सेंटीमीटर में लेना हो R/P तो फिर 10,000 और लिखना पड़ेगा। और यहां करेंगे 1000 गुणा 1000। तो ये तो बहुत छोटा सा सूत्र है? नहीं है? इसमें TW क्या है बेटा? इसको कहते हैं परीक्षण भार। फिर PP मतलब भौतिक शुद्धता, मतलब बीज में से कचरा निकालना है। फिर GP मतलब अंकुरण प्रतिशत। और R/P मतलब
फसल अंतरण, ये तो हो गया सूत्र। सवाल करवाऊं क्या? वैसे सवाल आता नहीं है पर अपन कर लेते हैं, चलो, है ना। यदि गेहूं के बीज का परीक्षण भार 40 ग्राम है, क्या है बेटा? इसका पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे अभी हाथों हाथ। भौतिक शुद्धता मान लो 100%, कितनी है बेटा? अंकुरण जो है वो है 80%, कितना है? और फसल अंतरण है 20 × 5 सेंटीमीटर। अगर मीटर में दे तो फिर वो 0.2 और 0.05 लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन ने कायम दे दिया सेंटीमीटर। करो देखें ये सवाल आज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अच्छा, एक 10,000 और लिखना पड़ेगा तब जाके होगा, 3 बार। मैं ही करके देखता हूं एक बार, चलो। 40 × 100 × 10,000। अभी वो पीछे वाला 10,000 नहीं लिख रहे अपन, है ना। बटे पीपी कितना है? 100%। जीपी कितना है? 80%। और 20 × 5 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 गुणा 1,000 गुणा 1,000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 4 में काय का गुणा करना है? 100 का। क्या जाएगा? 400। बटे में सिर्फ क्या बचा है ना। पर इसका सवाल कभी भी पूछा नहीं गया। अगर पूछा जाए तो क्या करना है? काट दो, है ना। जीरो ही काटना है खाली। चलो लिखोगे क्या इसको? लिख लो। देखो मैं एक बात बता दूं, है ना, इसको ज्यादा समझने जाओगे ना तो ये तुम्हारे दिल में डर बन के बैठ जाएगा। ठीक है, लिख लो। अभी तक तो नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में दुनिया की, है ना। पर फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर 20 दर निकालना सिखाओ। तो 20 दर निकालने के लिए अपने कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें, है ना। और ऊपर ध्यान रखना, देखो ऊपर क्या लिखा है? 100 × 100 × 10,000 और एक बार और 10,000। वो इसलिए करा है कि ये जो R×P सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए। अगर मीटर में देते तो केवल कितनी बार आता? एक ही बार। लिख लिया बेटा? चलो चलो, चले क्या? मैं सोच रहा हूँ एक सुपरवाइजर का क्रैश कोर्स भी चलाऊं जिसमें 20 दिन में खत्म कर दूं कोर्स। तो उसमें ये सारे बच्चे एडमिशन ले लेंगे जो रोज पूछते हैं ना कोर्स कब खत्म होगा, जल्दी पढ़ाओ, खत्म कर दो, फ्री कर दो। फ्री तो मैं आज ही कर दूं, जाओ फ्री हो तुम सब। चलो
2028 में हमारे यहाँ एडमिशन कौन लेगा फिर? वही लेंगे जो भी फ्री हो जाएंगे। चले आगे। अब अपने पढ़ना है एक टॉपिक जिसका नाम क्या है बेटा? परीक्षण भार। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ट वेट। क्या कहते हैं? और एक होता है परीक्षण सूचकांक। कभी नाम सुना तुमने? इसको कहते हैं सीड इंडेक्स। इसको बी सूचकांक भी लिख सकते हैं अपन। देखो, आप सब जानते हो कि औसत रूप से 1000 दानों का जो भार होता है वो क्या कहलाता है? और 100 दानों का भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको बार बार ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इससे यह पता चलता है कि औसत बीजों का भार कितना है ना। अगर मैं कहूं कि गेहूं के एक दाने का भार 0.04 ग्राम है, तो फिर तुम दाने तोलोगे, किसी का 0.05 निकलेगा, किसी का 0.035 निकलेगा। तुम कहोगे सर आपने तो 4 कहा था, यहाँ 1000 में से 990 दाने का तो 4 नहीं है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है। तो हर दाने का भार अलग अलग होता है ना। पर औसत रूप से अगर निकाले अपन, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 10 बार निकाला, और फिर सबका एवरेज निकाल लिया। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसमें 1005 पे गेहूं शुरू होता है और पेज नंबर 1012 पे लिखा है कि यदि गेहूं का 1000 दानों का औसत भार 38 ग्राम है तो बीज दर 100 किलोग्राम होगी, और अगर 45 ग्राम है तो बीज दर 125 किलोग्राम हो। इसलिए अपन लिखते हैं गेहूं की बीज दर कितनी है? 100 से 120 किलो। ठीक है, हर वैरायटी का टेस्ट वेट अलग अलग हो सकता है, हर किस्म का परीक्षण भार अलग अलग होता है। फिर भी अपन चूंकि सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं, अपने से पूछा जाता है कि गेहूं का कितना होता है। कितना होता है बेटा? मैं सब लिखवा देता हूं। देखो, गेहूं, धान, धान में बासमती धान और अलग से आ जाता है, और इसमें से प्रश्न भी आते हैं ना। फिर मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कौन है भाई? मटर, और क्या? गेहूं है तो गेहूं सा भी है, सोयाबीन है, मटर तो लिख दिया ना अपन ने, मूंगफली है, और सूरजमुखी। सारे नहीं है, जो लिखे हुए हैं ना वही है बस, और रिज का। और क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, 12 ही है बस। कपास वपास का नहीं आता ना बेटा, कपास में बीटी कपास का अलग आएगा। हाँ, बाजरा, ये रहा। चलो, गेहूं का कितना है? सरसों और है, और तिल भी है। हाँ, रिज का लिख दिया। धान का है 25 ग्राम, बासमती धान का है 21 ग्राम। यह भी पूछा जेईटी 2023 में, 23 में, है ना। मक्का का है 200 ग्राम। कितना है? ज्वार का है 20 से 30 ग्राम, है ना। अगर संकर ज्वार पूछे तो 25 से 30, और देसी ज्वार पूछे तो 20 से 25। बाजरे का 5 से 7 ग्राम। मटर का 120 से 200 ग्राम। गेहूं सा का 2 से 3 ग्राम या 2 ग्राम। सोयाबीन का 105 ग्राम। मूंगफली का 200 से 250 ग्राम। सूरजमुखी का 45 या 45 से 50 ग्राम। रिजका का 2.4 ग्राम। सरसों का 3 से 5 ग्राम, और तिल का 2.5 से 3 ग्राम या 2 से 2.5 ग्राम, है ना। वो वेराइटी पे डिपेंड। क्या हो गया? सूरजमुखी का 40-45 लिख रखा है। हाँ, अब बड़ी वाली आ रही मार्केट, 40-45 लिख लो। तुम हमेशा यही करते रहोगे जिंदगी में। ये 45 ग्राम। हर वैरायटी का टेस्ट वेट अलग अलग होता है ना। जब भी प्रश्न आता है तो इन्हीं में से ऑप्शन बनाते हैं। जैसे मान लो उसने पूछ लिया अपने से कि रिजके का परीक्षण भार कितना है, 40 ग्राम, 25 ग्राम, 21 ग्राम, 2.4 ग्राम। ठीक है,
जैसे बाजरे का पूछ लिया, बाजरे का परीक्षण भार कितना है, 40 ग्राम, 105 ग्राम, 5 से 7 ग्राम या 45 ग्राम। मतलब बहुत दूर दूर ऑप्शंस होते हैं, पास पास नहीं होते। अगर पास होगा तो वही गलत हो जाएगा, अपन उसको रेफरेंस दे देंगे फिर। अरे वैरायटी का टेस्ट वेट ऊपर नीचे होता है, अगर पास पास ऑप्शन देगा तो चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, फिर कैंसिल करना पड़ेगा। हम्म। चलो इस चैप्टर में अब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है ज्यादा काम का। देखो एक बार तुमको कोई डाउट तो नहीं आ रहा? बुआई की विधियां भी पढ़ा दूं? चले आगे। अभी लिख ही रहे हो? हाँ लिख लो। इसमें भी ऐसा ही लिखा है, एक बार मैच कर लेना है ना। तिल का कम ज्यादा लिखा है क्या? 2.4 सेम ही है ना? चलो चले आगे। नौजवानों क्या कर रहे हो तुम? अब बुआई की विधियां, तुमने खेत में बुआई की क्या कभी? हाँ नहीं की? फिर किसानों कैसे ट्रेनिंग दोगे? बोले सर हम किसानों को दिखेंगे ही नहीं, आप एक बार सुपरवाइजर बनने दो। पहली विधि कौन सी है बेटा? ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं, है ना, छिटकवा या छिड़कवा विधि। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें ऊपर से हाथ से गेहूं या धान के बीजों को फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है, पौधे और पौधे कतार से कतार की दूरी निश्चित नहीं होती। पर यह सबसे सस्ती विधि है। कैसी विधि है? ना तो सीड्रिल वाले को देना पड़ते हैं पैसे, है ना, और ना ही बेल वालों को देना पड़ता है। तो छिटकवा विधि को क्या मान सकते हैं अपन, एक सस्ती और प्राचीन विधि है, पर अच्छी विधि नहीं, अवैज्ञानिक। फिर दूसरी विधि का नाम क्या है? सीड ड्रिल द्वारा। अब सीड ड्रिल द्वारा केवल बीजों की बुआई होती है, और सीड ड्रिल बनाया गया छोटे बीजों की बुआई के लिए। ये बहुत तेज विधि है और प्रति हेक्टेयर कम खर्च आता है। अगर छिटकवा विधि से 10 हेक्टेयर में बुआई करेंगे तो बुआई का समय ही निकल जाएगा अपना, है ना। इसलिए फिर किसका प्रयोग करना है? सीड ड्रिल्स, है ना। और इसमें बुआई कैसे की जाती है बेटा? कतारों में बुआई।
फिर एक और इसी का भाई है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या करेगा? बीज बुआई प्लस उर्वरक। उर्वरक बीज के नीचे देना चाहिए कि ऊपर देना चाहिए? ये है बीज, उर्वरक कहां देना चाहिए? नीचे, है ना? कितनी गहराई पर देना चाहिए? बीज से भी 5 सेंटीमीटर नीचे देना चाहिए, ठीक है। फिर सीड कम फर्टिलाइजर के बाद आता है अपना प्लांटर। प्लांटर जो है बड़े बीजों की बुआई के लिए प्रयोग होता है, या वानस्पतिक भागों की। जैसे मैं तुमसे कहूं पोटैटो प्लांटर किसकी बुआई करेगा? हाँ, पक्का। और शुगर केन प्लांटर? ठीक है। फिर और क्या बच गया? डिबलर। डिबलर क्या होता है यार? देखो, पुराने जमाने में जो डिबलर आता था वो ऐसा आता था, पेन जैसा खूंटी। उसे एक छेद बनाते जमीन में और उसके अंदर एक बीज डालते हैं, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, एक एक बीज ही डालते हैं एक छेद में, है ना? तो इसमें बीज दर न्यूनतम आती है। सबसे कम बीज दर किसमें आती है? और एक आता है ट्रांसप्लांटर। ट्रांसप्लांटर क्या करता है? पौधों की रोपाई करता है। चलो लिख लो। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना बताओ? टिलेज का तो कोई खास वेटेज है ही नहीं सुपरवाइजर, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लो, है। टिलेज तो 12वीं में ही अलग लिखा हुआ है इन्हें। बाकी फसलें इनकी हो गई ना, 6-7 वालों की। पोषक तत्व और खाद, उर्वरक, जैव उर्वरक और जैविक खेती कर लेते हैं शुरू पहले, है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो 5 वाले आज आए नहीं दिखे, दीपक। उसके दोस्त भी नहीं आए। कोर्स ही खत्म हो गया उनका। वाह यार, ये भी अच्छा। लिख लिया बेटा? हाय। बॉस, अरे लिख लिया क्या? बॉस से रुका नहीं जाता, मैंने एक चीज देखी है ना। ये भी एक तरह का शरीर क्रियात्मक विकार है। पोटैटो लिख ले, तेरा मन कर रहा हो। पोटैटो लिख लो, पोटैटो।
पोटैटो नहीं। चलो चले आगे। वेदर क्लाइमेट तो हो तो गया तुम्हारा, किसका नहीं हुआ? 5-6 का तो हो गया ना। पहले कॉमन टॉपिक कर लेते हैं, फिर अलग अलग कर देंगे तुमको, ठीक है? वो तो मुझे पहले पता होता तो तुमको क्रॉस में ही घसीट लेता मैं इधर, है? चलो देखो, एक शब्द आता ऑर्थोडॉक्स सीट, कभी नाम सुना तुमने? नहीं लिखा? अरे बात तो इतनी कर रहे हो तुम। अरे कहां सफेद लिखवाया घनश्याम प्रजनक में, तूने गलत जगह लिख लिया उसको। उसने एक नंबर पे क्रॉस नहीं लगाया, वहीं से लिखना शुरू कर दिया। एक है भाई, वो कह रहा आपने प्रजनक बीज का रंग सफेद लिखा दिया, नहीं लिखवाया। चलो चले आगे। कौन कौन लिख रहा बेटा, हाथ ऊंचा करो। हाँ लिखो लिखो। तू लिख तो रहा नहीं, हाथ ऊंचा कर रहा खाली। यार ये कितना खराब आदमी है यार। कौन सा सीड होता है बेटा? इसको हम कहते हैं अड़ियल बीज। क्या कहते हैं? और दूसरा था रिकैल्सिट्रेंट। देखो कुछ बीज जो होते हैं, ओ भाई इनको वो कहानी सुनाना पड़ेगी मुझे, है? तुम ही सुना देना एक दिन। चलो, ऐसे बीज जिनको कम तापमान और कम नमी पर लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, उनको क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स या अड़ियल बीज। जैसे अनाज, दलहन और तिलहनों के बीज। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको 1 महीने 2 महीने से ज्यादा भंडारित नहीं किया जा सकता, वो बहुत जल्दी से अपनी नमी और भोजन को खो देते हैं, उनको कहा जाता है रिकैल्सिट्रेंट बीज। तो दोनों लिख लो, पहले हेडिंग लिखो, ऑर्थोडॉक्स सीड या अड़ियल बीज। ऐसे बीज जिन्हें कम तापमान और कम नमी पर भंडारित किया जा सकता है। ऐसे बीज जिन्हें कम तापमान एवं कम नमी पर भंडारित किया जा सकता है। जैसे अनाज, दलहन और तिलहनों के बीज। दूसरे होते हैं रिकैल्सिट्रेंट बीज। ऐसे बीज जिन्हें कम तापमान और कम नमी पर भंडारित नहीं किया जा सकता, मर जाते हैं वो, है ना? जिससे फल और सब्जियों के बीज। आम, नींबू। आम खा के अपन अगर गुठली फेंक देते तो उग जाती है, अगर अपन रख ले उसको संभाल के तो फिर कभी नहीं उगती। खूब रखी ना बचपन में। अड़ियल खरपतवार अलग है। नौजवानों,
और 10 बुजुर्गों। कितने हो गए कुल मिला के? 19। तुम मेरी बात का बुरा मान जाते हो क्या? वो यस सर बोल रहा, देखो उसको अंदाजा नहीं है वो क्या कहना चाह रहा है। चले आगे, चलो यार भाई। यार लिखने का तो नोबेल प्राइज देना चाहिए तुमको सच में। कोई आदमी अड़ियल 4 बार पढ़े फिर उसको क्या करूंगा मैं? चले फिर नहीं चले। चलो अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन, जैविक। अब मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा। मैं समझ गया तुम्हारे क्या समस्या है। लिखो, जैविक कृषि। इसमें हम पढ़ेंगे जैविक खेती की परिभाषा, जैविक खेती के सिद्धांत, जैविक खेती की अवधारणाएं, जैविक खेती के लिए भारत सरकार के प्रयास, जैविक खेती के अन्य नाम, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण खरपतवारों में पढ़ते हैं अपन, है ना। परिभाषा, सिद्धांत, अवधारणाएं, सरकार के प्रयास, अन्य नाम, जैविक कीट एवं रोग नियंत्रण। और इस कीट एवं रोग नियंत्रण का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है ना। अब 12th की बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है ये, है ना। इसको इतना लंबा ले गए, वो खींच खींच के भेरू बना दिया बच्चों। देखा तुमने? लिखो परिभाषा। नहीं लिख पाए? चलो ये लिख लो पहले पे। चले आगे। मेरे हाथ बांध रखे तुमने वो हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। चले आगे। लिखो परिभाषा। IFOAM बोन जर्मनी के अनुसार, है ना। यह IOFM एक संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में की। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना। लिख लिया। लिख लिया। लिखो। वाओ। देखो जो 12th की बुक है ना, उसका चैप्टर दिखा देता हूं मैं तुमको कितना बड़ा है, ताकि तुमको आइडिया रहे कि 11th 12th में कितना लंबा चौड़ा मैटर इसका दे रखा है ना। ये अपने पास 12th की बुक है, 2022 मॉडल फर्स्ट ऑनर। खुल जा। इसी में उन्होंने खाद और जैव उर्वरक का टॉपिक भी ऐड कर रखा है, इसलिए बड़ा है ना। देखो ठीक है, पूरी थ्योरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें। देखो कितनी परिभाषा लिखी वो मैं तुमको बता देता हूं। ये पहली परिभाषा किसके अनुसार लिखी है? जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली जो मृदा पारिस्थितिकी परितंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, प्रतिकूल प्रभाव वातावरण को उपयोग की बजाय पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, जैव विविधता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलित चक्र पर निर्भर करती है। जैविक कृषि साझा पर्यावरण को लाभान्वित करने के लिए परंपरा, नवाचार और ऐसे लिखवाऊंगा तो क्या होगा? बेरू बन जाओगे। इसी को बेरू बनना कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जैविक खेती एक व्यापक एवं समर्पण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो जैव विविधता, फिर उन्होंने भी यही काम किया जो पहले बात। फिर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कितनी परिभाषा है बेटा? 3 है। अब अपने को क्या करना है? याद नहीं करना है, अपने को कुछ शब्द ढूंढना है परिभाषा में से। अगर वो प्रश्न में मिल गए तो अपन बता देंगे किसके अनुसार है। ठीक है, एक तो पूरी लिख लेंगे और दो में दो दो शब्द बता दूंगा, वो ढूंढ लेना, क्योंकि परिभाषा बदलती तो है ही नहीं। तो लिखो, अपन कौन से अनुसार लिख रहे हैं? IFOM के अनुसार लिखो। जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है। बस इतनी लाइन मिल गई, मतलब अपनी परिभाषा याद हो गई। जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें मृदा, कौमा, पारिस्थितिकी, जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें मृदा, पारिस्थितिकी एवं लोगों के स्वास्थ्य, जिसमें मृदा, पारिस्थितिकी एवं लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। जिसमें की जगह जो कर देना है ना, वो एक परिभाषा में एक शब्द आगे पीछे हो गया। जो लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, फिर पूर्ण विराम लगा दो। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी
प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। एवं पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एवं पौधों को प्रदान करने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब इतनी बड़ी भी याद करना है क्या? नहीं याद करना, फर्स्ट लाइन याद करना है। एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपने को क्या याद रखना है? बस अगर लिखा है जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है, इसका मतलब ये परिभाषा किसकी है बेटा? बस इतना ही याद करना। उसके आगे फिर कितनी भी रामायण पूछे, अगर ये लिख दिया मतलब ये पोएम है ना। कई बार वैसे तो नहीं पूछेगा मुझे पता है, पर अगर वो कंफ्यूज करने के लिए 12वीं में से उठा परिभाषा छाप दे और पूछे किसकी परिभाषा है, तो फिर अपन क्या करेंगे? पहचान लेंगे। दूसरा लिखो FAO के अनुसार। FAO क्या है बेटा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहां स्थित है ना? 16 अक्टूबर 1945, ट्रिएट इटली या रोम इटली, है ना? कहां स्थित है? रोम इटली। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, हिंदी में भी लिखूं? विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। चले आगे। अब इसमें भी एक ही लाइन लिखेंगे, अब पूरी पूरी परिभाषाएं नहीं लिखेंगे, नहीं तो अपन भेरू बन जाएंगे। कहा है FAO? मुझे भी नहीं याद है यार पूरी। ये लिख लो, जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण लिखना है ना। जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है, बस इतना ही। जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है। 12वीं वाले बच्चों को 3-3 परिभाषाएं पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बाद में ऐड करा ना, ज्यादा साइंटिफिक हो गया। सिंचाई खरपतवार पहले ऐड कर रखा छोटे छोटे से। क्या लिखोगे? जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण, मात्रा लगा लेना खुद ही, है ना, उत्पादन प्रबंधन पद्धति है। बस इतना ही, हे लगा के और फिर वापस बंद। लिख लिया? जैविक खेती एक व्यापक एवं संपूर्ण उत्पादन पद्धति। अब लिखो NPOF, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार
NPOF, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार। लिखा, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार। इसमें लिखो जैविक कहां गया रे, खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर। जैविक खेती फार्म की रचना, जैविक खेती फार्म की रचना एवं प्रबंधन कर। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है। बस इतना ही लिखना है। अब देखो तीनों परिभाषा तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। पहली परिभाषा में क्या लिखा अपन ने, जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है। दूसरी परिभाषा में क्या लिखा है, एक व्यापक एवं संपूर्ण पद्धति। और तीसरी परिभाषा में क्या लिखा है, तो तीनों परिभाषा एक एक लाइन में अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम में काम में आएगी। पूरी पूरी रटने जाएंगे तो अपन खुद ही बेरू बन जाएंगे और अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना जैविक खेती में परिभाषा वाला काम, है ना। अब जैविक खेती में सब अलग अलग पॉइंट्स हैं। अपन चाहे सिद्धांत पहले पढ़ सकते हैं, अपन चाहे सिद्धांत बाद में पढ़ सकते। पहले अपने को देखना है कि जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया। अब ये तो बहुत शुद्ध हिंदी हो गई। देखो इसको उदाहरण से समझते हैं कि किसान, तुम सब जैसे मान लो सुपरवाइजर बन गए। क्या बन गए, कितनी खुशी होती है ना ऐसा सुन के। तुमने किसानों को सलाह दी कि जैविक खेती कर लो, वो करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि न तो उनको जैविक खेती पता है, ना जैविक खेती के लाभ पता है, ना जैविक खेती के सीमाएं पता है ना। अपन पूरा समझाएंगे फिर वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे एक बार घनश्याम ने हरे राम काका को समझाया कि जैविक खेती कर लो काका, इसमें लाभ की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा है। क्योंकि ज्यादातर मटेरियल तो एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, केवल फल सब्जियां भारत में प्रयोग करना, आजकल उनका भी एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी अगर आपने ड्राई फ्रूट्स जैविक उगाए हैं या आपने औषधि फसलें जैविक उगाई तो उनका तो रेट बहुत हाई फाई है। दूसरी बात कि इसमें ज्यादा बाहर से मार्केट से कुछ खरीद के भी नहीं लाना पड़ता। अपने जो खेत पे उत्पाद है, गांव में उत्पाद है, उन्हीं से काम चल जाता। देखो मैं बताता हूं तुमको, है ना, पूरा भारत अगर जैविक खेती करेगा ना तो ये संभव ही नहीं है। इतना गोबर कहां से लाएंगे। पर अगर पूरे गांव में 4 किसान कर रहे हैं तो उनके लिए तो फायदे का सौदा है। वो पूरे गांव भर का गोबर, सारी नीम की पत्तियां तोड़ लाए, कोई मना करने वाला। पर अगर पूरे गांव को नीम की पत्तियां चाहिए तो फिर तलवारें चल जाएगी कि हमारे पेड़ को हाथ कैसे लगा दिया। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। तो हरिराम काका ने जैविक खेती करी और टमाटर उगाए। क्या उगाए बेटा? अब जैविक उत्पादन जब आता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा रंग दिखाई नहीं, बहुत ज्यादा चमकीले आकर्षक चीजें जैविक हो ही नहीं सकती, है ना। तो देखने में अच्छी नहीं, थोड़ी सी डाउन 19-20 का फर्क आ जाता है। दूसरा, उत्पादन में भी थोड़ा सा फर्क तो आएगा। नॉर्मल टमाटर 350-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होते हैं, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज 500 तक टच कर जाती। जैविक टमाटर 100-150-200 क्विंटल ही होंगे। अब हरे राम काका ने जैविक टमाटर की ट्रॉली भरी और मंडी में चले गए। पूरी मंडी के सारे टमाटर बिक गए हरे राम काका के। क्यों नहीं बिके? 19-20
है ना, पूरे लाल नहीं थे, थोड़े पीले लाल हरे लाल ऐसे मिक्स थे। अब उन्होंने घनश्याम को फोन लगाया और शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किया। पेशेंस की कमी रहती है ना। तो घनश्याम ने कहा, काका नाराज क्यों हो रहे यार, अपने टमाटर है 250 रुपए किलो बेचेंगे। बोले तेरा दिमाग खराब, 20 रुपए किलो में भी ले गया कोई, 10 में भी ले, 5 लोग यूं कहेगा कि कचरा है इसको नाले में डाल दो। वो व्यापारी बहुत खराब रहते हैं, सब्जी मंडी वाले किसानों को डिमोटिवेट करके रखते हैं हमेशा। ले जा कचरा है, 600 में दे रहा, वो आदमी कहे नहीं दूंगा, बोले फेंक दे, तो फिर नहीं दे भगवान से। तो घनश्याम ने कहा कि आप तो एक काम करो, एक बोर्ड पे लिखो जैविक टमाटर। क्या लिखना है बेटा? जैविक टमाटर। और क्या भाव लिखना है? 250 रुपए किलो। और मंडी के बाहर जाके ये ट्रॉली खड़ी कर दो। हरे राम काका ने ऐसा ही किया, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी ट्रॉली साफ हो गई। अब घनश्याम के पापा भी टमाटर उगाते हैं, पर वो घनश्याम की बात मानते ही नहीं। अपने पापा ने मानी क्या अभी तक आज? बस पापाओं की यही समस्या है, काका मान लेता है। मान लेते ना अंकल जी? वेरी गुड। काका इसलिए मान लेता, भतीजा फावड़ा नहीं मारते कभी। अब घनश्याम के पापा ने देखा कि यार ये हरे राम ने तो ट्रॉली भर टमाटर में इतने पैसे कमा लिए, और मैं तो पूरा ट्रक खाली करके आया, मेरे तो कम आ गए, तो गड़बड़ हो गया माम। क्योंकि नॉर्मल टमाटर मंडी में क्या भाव बिकता है किसान? 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, है ना। 20 में तो मार्केट में 25 में हो जाता, और कभी 2 रुपए किलो बिकता है। और कभी फेंकना पड़ता, कभी तो खेत में पलऊ चला देता किसान, हरी खाद दे देता टमाटर मिला। अब फिर घनश्याम के पापा का दिमाग चला कि इस टमाटर में और मेरे टमाटर में क्या अंतर था। तो उनको ध्यान आता है सिर्फ बोर्ड का। क्या अंतर था? वो बोर्ड दूसरे दिन अपने ट्रक पे लगा लेते हैं, हरे राम काका 4 गुना पैसे कमा लेते हैं। अब हरे राम काका घनश्याम को फिर फोन लगाते हैं, फिर शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कि खाली बोर्ड ही लगाना था, मेरे क्यों परेशान किया। इसका मतलब कि कोई भी आदमी अपने उत्पाद के ऊपर जैविक लिख सकता है, चाहे वो जैविक खेती करे क्या नहीं करे। पर अगर आपने जैविक लिखा और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जेल हो जाएगी। जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है, जो ये दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया और उसके पास एक सर्टिफिकेट भी है। बिना सर्टिफिकेट के जैविक नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते बेटा? जैविक नहीं, देखना तुम्हारे पास नहीं आ जाए बस वो, बाकी तो सब ठीक है। हैं? उसकी इच्छा है। चलो लिखो, ये लाइन लिखो। क्या लिखोगे? जैविक खेती में, नीचे वाली लाइन से लिखना है ना। जैविक खेती में जैविक खेती में जैविक शब्द का प्रयोग एक लेबल की तरह किया जाता है। लेबर मत लिख लेना, लेबल, लेबल आता है ना, LABLE, लेबल। जैविक खेती में जैविक शब्द एक लेबल की तरह कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया है। कि उत्पादनकर्ता ने सभी नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते अपन, है ना। तो जैविक खेती में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। देखो जैविक खेती, ये अपन बात करें प्रमाणित जैविक खेती, दोनों अलग अलग होगी कि एक ही होगी? अलग अलग होगी। प्रमाणित जैविक खेती किसको कहते हैं बेटा? जिसके पास प्रमाण पत्र है। वैसे तो किसान कर ही रहे कि हमारे उगाने के लिए हम इसमें
यूरिया नहीं डालते हैं हमारे खाने के लिए, इसमें हम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते, अलग अलग उत्पादन करते, बेचने का अलग और खुद खाने का अलग करते हैं ना। पर यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रमाणित जैविक खेती की। अब अपने को मान लो प्रमाण पत्र लेना है, तो अभी वर्तमान में 26 से भी ज्यादा संस्थाएं जैविक प्रमाणीकरण करती है। पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? 4। कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? 4। पहली बात तो कि सभी प्रकार के कृत्रिम रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। कृत्रिम रसायन किसको कहते हैं बेटा? जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पहला कार्य तो ये करना। अब अपन ने पढ़ा खरपतवार में कि एट्राजिन का प्रभाव खेत में 24 महीने तक हो सकता है। तो मान लो आज बंद कर दिया तो कल प्रमाण पत्र मिल जाएगा क्या? जब तक सभी रसायनों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक नहीं मिलता। तो 2 से 3 वर्ष बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना। मतलब अगर अपन आज डिसाइड करते तो अपना प्रमाण पत्र कब आएगा? ऐसे नहीं देते, मिट्टी का नमूना ले जाते हैं, चेक करते हैं, अगर रसायन मिला तो फिर कहते हैं बाद में आना, फिर चेक करते, जब तक साफ नहीं मिल जाए तब तक नहीं देंगे प्रमाण पत्र, है ना। कुछ समझ में आया? अब 100% जैविक खेती करना संभव है क्या? तो जैविक एवं अजैविक उत्पाद का भंडारण एवं परिवहन अलग अलग करना। हरे राम काका और घनश्याम के पापा दोनों टमाटर एक ही ट्रक में ले जा सकते हैं क्या? हाँ। अगर ले गए तो क्या होगा? केमिकल चिपक जाएंगे, है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग करना है, उत्पादन भी अलग, भंडारण भी अलग और परिवहन भी अलग। और चौथा, समय समय पर छापे पड़ेंगे, है ना। कई बार क्या करते हैं किसान के प्रमाण पत्र तो ले लिया और दिए इंजेक्शन ठोक के खीरों में। तुम पता है रात में इतना बड़ा खीरा रहता है, जो इंजेक्शन लगाते तो सुबह बेचने लायक हो जाता है। बहुत खतरनाक है किसान। गायों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, बोले ज्यादा दूध देती है। चलो लिखो तुम तो। कितनी चीजें करना है? केवल 4। सभी प्रकार के रसायन प्रतिबंधित, 2 से 3 साल तक प्रयोग बंद, और जैविक अजैविक उत्पादों का भंडारण परिवहन अलग अलग, और समय समय पर प्रमाणीकरण संस्था का निरीक्षण और अंकेक्षण। तो ये 4 चीजें अपन करेंगे तब जाके अपने को प्रमाण पत्र मिलेगा, और वो कैंसिल भी हो सकता है कभी भी, है ना। अच्छा, अलग खेत का अलग प्रमाण पत्र बनता है, ये ध्यान रखना है ना। एक खेत का अलग खसरा नंबर रहता है कि नहीं, उसी के हिसाब से प्रमाण पत्र बनता है। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि तो यूरिया डालता है, तो फिर वो प्रमाण पत्र कैंसिल। सजा का प्रावधान भी है। बेच आर्ट में जो टॉपिक छूट गए उनको दोबारा, बेच आर्ट में कौन से टॉपिक छूट गए बेटा? किसी ने पढ़ाया क्या तुमको इकोनॉमी? और हाँ हाँ, कुछ नहीं छूटा है ना। चले आगे। आज तो बहुत ही कम लिखा तुमने यार। देखो कितने पेज लिखे? 9 पेज लिख लिया। चलो लिखो, जैविक खेती की अवधारणाएं। ये हेडिंग है ना। एक ऋषि पाराशर थे, पता है? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कृषि पाराशर, है ना। चलो पहली लाइन लिखो। यही नहीं लिखा है अभी तक।
लिखा? चलो लिखो, जैविक खेती की अवधारणाएं। पहला नंबर डालो, लिखो, ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ कृषि पाराशर में सर्वप्रथम, ऋषि पाराशर ने अपने ग्रंथ कृषि पाराशर में सर्वप्रथम जंतु नाम जीवनम कृषि की अवधारणा दी। ये हो गया एक प्रश्न कि जंतु नाम जीवनम कृषि की अवधारणा किसने दी? ऋषि पाराशर। दूसरा, 1924 में रूडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनामिक, बायोडायनामिक को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव गतिकी के सिद्धांत दिए। फिर 1930 में अल्बर्ट हावर्ड ने आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए। फिर 1940 में सर लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग अपनी बुक लुक टू द लैंड में किया। चलो लिखो, लिखा? आगे बढ़ा दूं? उन्नीस सौ चौबीस में रूडोल्फ स्टीनर ने बायोडायनामिक्स की अवधारणा दी, जिसको हम क्या कहते हैं? जैव गतिकी के सिद्धांत। ठीक है? ने 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 अरे लिखे ना, वो कंफ्यूज हो गया, रूडोल्फ स्टीनर के बाद ने लिख ही नहीं रहा। बायोडायनामिक कोष्टक में जैव गतिकी के सिद्धांती है। वो कंफ्यूज हो गया, टेंशन में ही आ गया हो। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा होता, अपन बैठे बैठे पेपर कर रहे, कोई प्रोफेसर यूं आ जाता। अगर ऐसा होता हो तो उन सर को बोलना, सर यहां मत खड़े रहो, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रेशर आ रहा है अभी। डब्बा आप लाओगे क्या? नहीं ना, जाओ फिर। चलो अगला लिखो। 1930 में अल्बर्ट हॉवर्ड, पहचानते हो तुम? हाँ? आधुनिक जैविक खेती के सिद्धांत दिए। इन्हें आधुनिक जैविक खेती का पितामह भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जेईटी 2021 में। फिर 1931 में एक अंकल जी थे जिनका नाम ही था मोसा नाबू फुकुओका। मोसा जी और फूफा जी, क्या नाम था? मोसा नाबू फुकुओका, है ना? अच्छा, राजस्थान में क्या पढ़ा जाता है कि जापान के किसान, अरे किसान नहीं है भाई, वैज्ञानिक आदमी है, कितने अवार्ड मिल चुके हैं उनको। इनको कहा जाता है प्राकृतिक खेती का जनक। क्या कहा जाता है बेटा? प्राकृतिक खेती का जनक, है ना? नेचुरल फार्मिंग के पापा है।
तो नेचुरल फार्मिंग के सिद्धांत मोसा जी ने दिए थे और फिर उनके फूफा जी ने उनको सुधारा। 1940 में सर लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न, अपने यहाँ तो चार बच्चों के नाम रख देते मैं, है चिंटू मिंटू टिंकू पिंकू। सबसे पहले 1940 में लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने सर्वप्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग अपनी बुक में किया। कौन सी बुक थी बेटा? लुक टू द लैंड। हिंदी में लिखो अंग्रेजी में? हिंदी में लिख देता, लुक टू द लैंड, जमीन की ओर देखो। देखो मैं बता रहा हूं 240 1940 के बाद ढूंढा गया है ना। ज्यादातर रसायनों का प्रयोग हमने हरित क्रांति में 1940 के बाद कहा। ये अंकल जी ने 1940 में ये कह दिया था कि जमीन की ओर देखो, तुमने इसकी क्या हालत बना दी है। कैसे कैसे लोग हैं मार्केट। आज देखो अपन इतनी जमीन बर्बाद करने के बाद भी खुश है, और ये आदमी 1940 में ही दुखी हो गया था नहीं। और इतने रसायन देखता तो अभी डूब के मर जाता। हेलीकॉप्टर छिड़काव चल रहा है भाई। च्युइंगम नहीं खाना चाहिए ना क्लास में, इसका फाइन इतना बड़ा है, अपनी फीस पूरी वापस भरना पड़ेगी। चले आगे। तुम्हारा हाथ जवाब दे गए। इतना तो लिखा है नहीं मैंने आज तो, खाली कितने स्लाइड लिखवाई, रोज तो 10 ही लिखवाता हूँ आज। तेरह हो गई। चलो ठीक है, जाओ टेस्ट करो। अच्छा लिखना है, एक मिनट बेटा, अपने अपने स्थान पर बैठे रहो। कौन सी बैच है तुम्हारी? 5 6 7 8?